जय हिंद। आज हम एक ऐसे मिलिट्री ऑपरेशन की बात करने वाले हैं जिसने आजाद भारत की सरहदों की नींव रखी। एक फौजी होने के नाते मेरे लिए 1947-48 का पहला कश्मीर युद्ध इतिहास का कोई आम पन्ना नहीं है। ये एक बहुत ही अहम ऑपरेशनल डीब्रीफ है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे ग्राउंड जीरो पर चलते हैं और समझते हैं कि ये पूरा संघर्ष आधुनिक भारत की रक्षा रणनीति के लिए एक इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट क्यों साबित हुआ। आज़ादी मिलने के तुरंत बाद आखिर वो कौन से हालात थे और वो कौन सी टैक्टिकल चुनौतियां थी जिन्होंने दक्षिण एशिया की आधुनिक सीमाओं का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। इस सवाल का जवाब काफी दिलचस्प है। चलिए इस मिशन के हर एक पहलू को बिल्कुल बारीकी से समझते हैं। ये रही हमारी आज की मिशन ब्रीफिंग। कुल 6 चेक पॉइंट से होकर गुजरना है। स्वतंत्रता की दुविधा, अक्टूबर का आक्रमण, विलय और एयरलिफ्ट, बर्फ में लड़े गए युद्ध, सीज फायर लाइन का खींचना और अंत में हमारी सरहदों की विरासत। तो शुरू करते हैं पहले चेक पॉइंट से, स्वतंत्रता की दुविधा। देखिए, 1947 में जब बंटवारा हुआ तो सभी रियासतों के पास 3 सीधे विकल्प थे। या तो भारत के साथ आएं, पाकिस्तान जाएं या फिर पूरी तरह से स्वतंत्र रहें। जम्मू और कश्मीर के शासक महाराजा हरि सिंह ने एक बहुत बड़ा रणनीतिक फैसला लिया। उन्होंने स्वतंत्र रहने का रास्ता चुना। मकसद साफ था, अपनी रियासत को दोनों नए देशों के सीधे राजनीतिक दखल से बचाकर रखना। लेकिन सच कहूं तो ये राजनीतिक अनिश्चितता ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं थी। अब आते हैं दूसरे फेज पर, अक्टूबर का आक्रमण। और वही हुआ जिसका डर था। राजनीतिक स्थिरता की वो उम्मीद बहुत जल्द एक खतरनाक सैन्य हमले में बदल गई। अक्टूबर 1947 में उत्तर पश्चिम पाकिस्तान की तरफ से हथियारों से लैस कबायली हमलावरों ने अचानक घुसपैठ कर दी। उनका सिर्फ एक ही टारगेट था, किसी भी तरह जम्मू और कश्मीर पर कब्जा करना। और ये कोई छोटी मोटी घुसपैठ बिल्कुल नहीं थी। हमलावर बहुत तेजी से आगे बढ़े। बारामूला जैसे इलाकों में भयंकर तबाही मचाई गई। हालात इतने बेकाबू हो गए कि महाराजा हरि सिंह को तुरंत भारत से मिलिट्री मदद मांगनी ही पड़ी। यहां से शुरू होता है हमारा तीसरा चेक पॉइंट, विलय और आपातकालीन एयरलिफ्ट। अब सेना को मोर्चे पर भेजने से पहले एक बहुत ही ठोस कानूनी आधार का होना बेहद जरूरी था। और यहीं पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र की अहमियत सामने आती है। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने इस ऐतिहासिक दस्तावेज पर साइन किए। बस इसी के साथ बिना किसी शक के जम्मू और कश्मीर आधिकारिक तौर पर भारत का हिस्सा बन गया। एक स्वतंत्र रियासत के भारतीय क्षेत्र में इस तरह कानूनी विलय के पूरे होते ही हमारी सेना को ऑपरेशन शुरू करने का ग्रीन सिग्नल मिल गया। इसके बाद जो हुआ वो भारतीय सेना की स्पीड और जज्बे की एक मिसाल है। टाइमलाइन पर गौर करें। 26 अक्टूबर से पहले दुश्मन श्रीनगर की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा था। 26 को विलय पत्र पर साइन हुए और अगले ही दिन 27 अक्टूबर को हमारे जवानों को श्रीनगर के लिए एयरलिफ्ट कर दिया गया। अगर हम उस पल की कल्पना करें तो ये वाकई हैरान करने वाला है। जवानों को इतनी जल्दी एयरलिफ्ट किया गया कि उनके पास सर्दियों के कपड़े तक नहीं थे। वो अपनी गर्मियों की वर्दी में ही उस जमा देने वाली ठंड में सीधे उतर गए। एक फौजी के नजरिए से देखा जाए तो ये रफ्तार और जज्बा सच में रोंगटे खड़े कर देता है। ये इतिहास के सबसे तेज और बड़े इमरजेंसी ऑपरेशंस में से एक था। श्रीनगर घाटी, बारामूला और पुंछ सेक्टर, ये वो मेन बैटल ग्राउंड थे जहां सबसे भयंकर लड़ाई लड़ी गई। जब तक हमारे जवान श्रीनगर पहुंचे, दुश्मन लगभग दरवाजे पर दस्तक दे चुका था। विमान से उतरते ही बिना एक पल गवाए जवानों को सीधे मोर्चा संभालना पड़ा। उन्होंने तुरंत दुश्मन से लोहा लिया और उनके बढ़ते कदमों को वहीं का वहीं रोक दिया। अब बात करते हैं चौथे चेक पॉइंट की, बर्फ में लड़े गए युद्ध। युद्ध के उस मैदान में सिर्फ दुश्मन की गोलियां ही खतरा नहीं थी, असली चुनौती तो कुछ और ही थी। हमारे जवानों का सीधा सामना खून जमा देने वाली ठंड, खतरनाक बर्फीले रास्तों और बहुत ही लिमिटेड सप्लाई लाइन से था। जब तापमान माइनस में हो और रसद पहुंचने का कोई सीधा रास्ता न बचा हो, तब सिर्फ एक फौजी की ट्रेनिंग, उसका साहस और अनुशासन ही काम आता है। इन जानलेवा हालातों के बावजूद सेना ने अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी। जैसे जैसे वक्त बीता, इस लड़ाई का दायरा भी बढ़ता गया। कश्मीर घाटी से शुरू हुआ ये संघर्ष जम्मू क्षेत्र और यहां तक कि लद्दाख की उत्तरी पहाड़ियों तक फैल गया। हर नया इलाका और हर नई ऊंचाई अपने साथ एक नई जियोग्राफिकल चुनौती लेकर आई। लेकिन भारतीय सेना ने कमाल का साहस दिखाया और धीरे धीरे कई अहम इलाकों पर वापस अपना कंट्रोल बना लिया। आगे बढ़ते हैं 5वें चेक पॉइंट पर, युद्ध विराम रेखा का खींचा जाना।
जब मोर्चे पर सामरिक बढ़त मिल गई तब जाकर डिप्लोमेटिक प्रोसेस शुरू हुआ। 1948 के आखिर तक हालात काफ़ी हद तक स्थिर होने लगे थे। फिर भारत ने शांति की पहल करते हुए इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन में उठाया। वहां शांति समझौते पर बातचीत शुरू हुई और आखिरकार 1 जनवरी 1949 को एक ऑफिशियल सीज फायर यानी युद्ध विराम लागू हो गया। तब जाकर सरहद पर बंदूकें शांत हुई। और इसी शांति समझौते का सबसे बड़ा, सबसे स्थायी नतीजा थी नियंत्रण रेखा, जिसे आज हम LOC यानी लोक के नाम से जानते हैं। 1 जनवरी 1949 को जो सीमा रेखा तय हुई, उसने न सिर्फ उस वक्त के युद्ध को रोका, बल्कि आज तक यही लाइन इस पूरे इलाके की जियोपॉलिटिकल हकीकत और सीमाओं को डिफाइन करती है। सीज फायर के बाद जो जमीनी हकीकत सामने आई वो कुछ ऐसी थी। जम्मू और कश्मीर का लगभग 66% हिस्सा भारत के कंट्रोल में रहा, और ये कोई किस्मत की बात नहीं थी। ये सीधे तौर पर हमारी सेना के क्विक एक्शन, बेहतरीन रणनीति और उन सैनिकों के अदम्य जज्बे का नतीजा था। अब आते हैं हमारे आखिरी और छठे चेकपॉइंट पर, सीमा की विरासत। देखिए, 1947-48 का ये युद्ध सिर्फ इतिहास नहीं है, इसने हमारी सेना के लिए एक बहुत बड़ा फाउंडेशन तैयार किया। इस युद्ध ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि इमरजेंसी के वक्त भारतीय सेना कितनी तेजी से डिप्लॉय हो सकती है। इसी लड़ाई से हमें पहली बार इतने बड़े स्केल पर माउंटेन वॉरफेयर यानी पहाड़ी युद्ध की असली चुनौतियों का एहसास हुआ, जिसने हमेशा के लिए हमारी मिलिट्री ट्रेनिंग का नजरिया बदल दिया। और सबसे अहम बात, इसने नेशनल सिक्योरिटी के फ्रेमवर्क में कश्मीर की अहमियत को पूरी तरह से साफ कर दिया, जो हमारी आज की रणनीति का भी मुख्य हिस्सा है। तो इस डीब्रीफ को खत्म करने से पहले एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। 1947 की उन बर्फीली पहाड़ियों में लड़े गए उच्च ऊंचाई वाले युद्ध के वो शुरुआती सबक आज की आधुनिक बॉर्डर डिफेंस रणनीतियों को किस तरह दिशा दे रहे हैं? अगर गौर करें तो आज भी हमारी मिलिट्री डॉक्ट्रिन में उसी अदम्य साहस और रणनीतिक संकल्प की झलक दिखाई देती है जो हमारी सरहदों को सुरक्षित रखे हुए हैं। आज के इस अहम विश्लेषण में साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इस मिशन की बारीकियां अब पूरी तरह साफ हो गई होंगी। जय हिंद,